द डीप डाइव की इस विस्तृत गहन चर्चा में स्वागत है। आज जिस विषय पर हम गहराई से बात करने वाले हैं वो सिर्फ साहित्य के पन्नों तक सीमित नहीं है। जी बिल्कुल। हाल ही में नरेंद्र कठैत जी द्वारा लिखा गया एक बहुत ही विचारोत्तेजक और मार्मिक लेख सामने आया है। ये लेख गणेश खुकशाल जी के रचनात्मक जीवन पर है, जिन्हें पहाड़ और साहित्य जगत प्यार से गणी या गणिदा कहता है। तो एक बहुत ही जाना माना नाम है गणिदा। एकदम। और जब मैंने इस लेख को पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि शायद ये किसी कवि की एक सामान्य सी जीवनी होगी। हाँ, एक सामान्य जीवनी। लेकिन जैसे जैसे पन्ने पलटे ना, मतलब खाली होते गांव का जो स्याह सच सामने आया, उसने मुझे सच में भीतर तक झकझोर दिया। ये स्वाभाविक है। सुनने वालों को ये बताना जरूरी है कि आज हम सिर्फ कविताओं की बात नहीं करेंगे। हम उन खंडहर हो चुके घोस्ट विलेजेस या खाली गांव की बात करेंगे। एक ऐसे खौफनाक सड़क हादसे का जिक्र करेंगे जहां से लौट कर आना किसी चमत्कार से कम नहीं था। और उस झोले का भी तो जिक्र करना है। अरे हाँ, वो रहस्यमयी झोला है जिसमें एक लेखक हमेशा अपने साथ एक एक्स्ट्रा पैंट लेकर चलता है। श्रोताओं के लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर इसका रहस्य क्या है। देखिए, इस लेख की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये गणिदा को किसी एकांत में बैठे एक आदर्शवादी कवि के रूप में पेश नहीं करता। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये हमें एक ऐसे इंसान से मिलाता है जिसने अपनी मातृभाषा और संस्कृति की लड़ाई को सड़कों पर लड़ा है, मंचों पर लड़ा है, उन सूने आंगनों में लड़ा है जहाँ से अब लोग जा चुके हैं। एकदम सही कहा। कठैत जी ने बहुत ही बारीकी से उकेरा है कि गणिदा का जीवन असल में उस पहाड़ का अक्स है जो लगातार बदल रहा है, टूट रहा है, पर फिर भी अपनी एक अलग जिद के साथ खड़ा है। अगर हम उस झोले वाली बात के पीछे के मनोविज्ञान को समझना चाहते हैं तो मुझे लगता है हमें उनकी इस पूरी यात्रा की शुरुआती दिनों में जाना चाहिए, जहाँ से उनके व्यक्तित्व की जमीन तैयार हुई थी। हाँ, और वो जमीन तैयार हुई थी पत्रकारिता और मंच की दुनिया से। 80 और 90 के दशक का वो दौर बहुत ही महत्वपूर्ण दौर था वो। लेख में जिक्र है कि 1989 से लेकर 2001 तक गणिदा ने दैनिक अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे बड़े अखबारों में एक पूर्णकालिक संवाददाता के तौर पर काम किया। और पत्रकारिता आपको सीधे आम आदमी के संघर्षों के बीच खड़ा कर देती है, बिना किसी फिल्टर के। बिल्कुल। और इसके साथ ही उनका मंच संचालन, ऐसा कहा जाता है कि मंच पर गणिदा की मौजूदगी ही अपने आप में एक अलग ऊर्जा भर देती थी। मतलब मंच संचालन और गणि तो जैसे एक दूसरे के पर्याय बन गए थे। पत्रकारिता यथार्थ दिखाती है और मंच आपको उसी आम आदमी से सीधे संवाद करना सिखाता है। लेकिन उनकी इस पूरी यात्रा में जो एक बहुत बड़ा मोड़ आया, वो दिग्गज गीतकार नरेंद्र सिंह नेगी जी के सानिध्य में आना था ना। जी हाँ, नेगी जी सिर्फ एक नाम नहीं है, वे पहाड़ की आवाज हैं। जब गणिदा जैसे एक सजग पत्रकार का संपर्क नेगी जी की गहरी कलात्मक दृष्टि से हुआ तो उनकी भाषा पर पकड़ और भी मजबूत हो गई। कविताएं तो उनके लहू में पहले से ही थीं। बिल्कुल थी, लेकिन नेगी जी के प्रभाव ने उन कविताओं को एक ऐसा आकार दिया जो सिर्फ भावनाओं का बहाव नहीं था, उसमें समाज का एक बहुत गहरा दर्शन छुप गया था। यह एक बहुत ही दिलचस्प विकास यात्रा है। मतलब एक व्यक्ति जो लगातार लिख रहा है, पत्रकारिता कर रहा है, मंचों से लोगों को मंत्र मुग्ध कर रहा है, ऐसे में तो यही लगता है कि उसकी किताबें धड़ाधड़ छपनी चाहिए। साधारण तौर पर तो यही उम्मीद की जाती है। लेकिन कठैत जी के लेख में यहाँ आकर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। 2014 में विंसर प्रकाशन से गणिदा की एक किताब आई, वो माँ बोली दे। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दशकों से लिख रहे इस कवि को अपना ये पहला काव्य संग्रह छापने में कितना वक्त लगा? श्रोताओं के लिए ये समय सच में चौंकाने वाला होगा। पूरे 27 साल। मतलब एक लेखक जो शब्दों के बीच सांस लेता हो, वो अपनी ही कविताओं को 27 साल तक दुनिया से क्यों छुपा के रखेगा? यही वो बेचैनी है जो किसी भी सच्चे कलाकार की सबसे बड़ी पहचान होती है। गणिदा ने खुद इस 27 साल के इंतजार को एक शब्द दिया है, जंक जोड़। हाँ, जंक जोड़, जिसका मतलब है सालों का संचयन या इकट्ठा किया हुआ मलबा और मोती। लेकिन इसके पीछे का जो मनोविज्ञान है वो बहुत गहरा है। शुरुआत में उन्हें ये डर लगता था कि अगर किताब छपी तो लोग उसकी आलोचना करेंगे। देखिए, मंच पर कविता सुनाना अलग बात है, वहाँ तुरंत तालियां मिल जाती हैं, माहौल बन जाता है। लेकिन छपे हुए शब्द हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। बिल्कुल, उन्हें डर था कि आलोचक उन शब्दों की चीर-फाड़ करेंगे। ये एक बहुत ही स्वाभाविक इंसानी डर है। पर उनका डर वहीं नहीं रुका। लेख पढ़ते हुए मुझे सबसे बड़ा झटका तब लगा
जब उनका ये डर आलोचना से खिसककर किसी और ही दिशा में चला गया। खामोशी के डर की तरफ। हाँ, गणिदा कहते हैं कि बाद में उन्हें ये डर सताने लगा कि कहीं किताब छपने के बाद कोई कुछ बोले ही नहीं। आलोचना सहना शायद आसान हो। वही तो, एक रचनाकार के लिए अपनी कला पर छाई हुई एक सर्द खामोशी कितनी डरावनी होती होगी। ये कि आपको सुना ही नहीं गया, कोई कुछ भी ना बोले। और अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो ये खामोशी का डर सिर्फ उनकी निजी कविताओं को लेकर नहीं था। तो किस बारे में था? ये उस पूरी गढ़वाली भाषा और संस्कृति पर मंडराते उस सन्नाटे का डर था। एक ऐसा समाज जहां लोग अपनी मातृभाषा से दूर हो रहे हों, वहां एक गढ़वाली काव्य संग्रह का आना और उस पर किसी का कोई ध्यान न देना, वो तो पूरी संस्कृति की मृत्यु के समान होता। बिल्कुल। लेकिन जब ये जंकजोड़ 27 साल बाद सामने आया तो कठेत जी बहुत स्पष्टता से लिखते हैं कि पिछले 2 दशकों में गढ़वाली साहित्य में ऐसा मंझा हुआ काव्य संग्रह नहीं देखा गया था। और जमीनी हो भी क्यों ना, उन कविताओं के विषय सीधे पहाड़ के सीने से निकले हैं। लेख में उनकी माँ पर लिखी गई कविताओं का जो जिक्र है वो बहुत भावुक कर देने वाला है। बहुत ही मार्मिक चित्र खींचे हैं उन्होंने। गणिदा ने माँ को किसी काल्पनिक देवी की तरह नहीं देखा। उन्होंने बहुत ही सीधे शब्दों में पूछा है, आखिर किस मिट्टी की बनी है तू माँ। उन्होंने माँ की तुलना सीधे तौर पर पत्थर और मिट्टी से कर दी है, क्योंकि पहाड़ की उस कर्मठ नारी का जीवन पत्थर और मिट्टी के बीच ही आकार लेता है। यहाँ माँ का मतलब सिर्फ एक जन्म देने वाली स्त्री नहीं है, बल्कि वो पूरी पहाड़ी जीवन शैली है। घास की पूली लिए हुए ढलान चढ़ना, लकड़ियाँ काटना, खेतों में काम करना, दूध का फेन। ये सब गणिदा की कविताओं में महज शब्द नहीं है, ये उस गुजरे हुए वक्त के जीवंत चित्र हैं जब गांव आबाद थे। जीवन कठिन जरूर था, लेकिन उसमें एक धड़कन थी। और उस धड़कन के रुकने की आवाज ही शायद गणिदा की कविताओं का सबसे दर्दनाक हिस्सा है, जिसे हम पलायन या माइग्रेशन कहते हैं। वो अखबारों के लिए सिर्फ एक आंकड़ा हो सकता है, लेकिन कठेत जी का लेख बताता है कि गणिदा ने उस पलायन को किस तरह महसूस किया है। एक तरफ वो माँ थी जो पत्थर तोड़कर जीवन रच रही थी, और दूसरी तरफ आज के वो खाली खंडहर हो चुके गांव हैं। गणिदा ने उन खाली होते घरों का जो चित्रण किया है वो रोंगटे खड़े कर देता है। वे उन दरवाजों की बात करते हैं जिन पर अब भारी भरकम ताले लटक रहे हैं। हाँ, लेख में उन तालों के लीवरों में लगे जंग का भी जिक्र है, जिसके लिए उन्होंने जंकन शब्द का इस्तेमाल किया है। ये जंग सिर्फ उन लोहे के तालों पर नहीं लगा है, ये जंग उन रिश्तों पर लगा है, उस संस्कृति पर लगा है जिसे लोग हमेशा के लिए पीछे छोड़ गए हैं। वो ताले जो अब शायद कभी किसी चाबी से नहीं खुलेंगे, क्योंकि उन्हें खोलने वाले हाथों ने शहर की दिशा पकड़ ली है। और इसी जंग लगे यथार्थ के बीच एक रूपक आता है जिसने मुझे सच में सुन कर दिया। कंढेली यानी बिच्छू घास का रूपक। वो बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। पहाड़ों में बिच्छू घास हमेशा बाहर रास्तों के किनारे या खुले में उगती है, एक खतरे की तरह। लेकिन गणिदा की कविता में वो बिच्छू घास अब खंडहर हो चुके घरों के भीतर उगाई है, छतों तक। और वो मानो एक अजीब सी क्रूरता के साथ कह रही हैं कि मैं कभी किसी के घर के भीतर नहीं उगती थी। ये प्रकृति का अपना एक खौफनाक न्याय लगता है। बिल्कुल, जब इंसान अपने द्वारा बनाई गई जगहों को, अपने पुश्तैनी आंगनों को बेसहारा छोड़ देता है तो प्रकृति उस खालीपन को अपनी शर्तों पर भरती है। बिच्छू घास का घर के भीतर उगाना इस बात का प्रतीक है कि अब उस जगह पर इंसानी रिश्तों की कोई जगह नहीं बची है। वहाँ सिर्फ एक चुभन बाकी है। गणिदा की कविताएं यहाँ सिर्फ रोना नहीं रोती, वे उन लोगों को एक कड़वा आईना दिखाती हैं जिन्होंने सालों से मुड़कर अपने बंजर हो चुके खेतों को नहीं देखा। लेकिन जो गांव में बच गए हैं, क्या उनका जीवन बहुत आदर्श है? लेख में इस पर भी बहुत तीखा सामाजिक व्यंग्य है। जी हाँ, बचे कुचे गांव में पनप रही उस खोखली संस्कृति पर उन्होंने कड़ा प्रहार किया है। लोग दिन भर ताश खेल रहे हैं, शराब और नशे का जहर फैल रहा है, और राजनीति ने तो जैसे आपसी रिश्तों को दीमक की तरह चाट लिया है। यही वो जगह है जहाँ गणिदा एक कवि के साथ साथ एक बेहद सचेत समाजशास्त्री भी नजर आते हैं। लेख में उनके जूते वाले व्यंग्य का जो उल्लेख है वो बहुत मारक है। जहाँ वे कहते हैं कि जूते तो पैरों के लिए बने हैं, लेकिन लोग ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। बिल्कुल, बिना जूतों के सफर तय नहीं किया जा सकता, लेकिन जो जूते इस समाज को असल में आगे ले जा सकते हैं, लोग उन्हें पहनना ही नहीं चाहते। ये राजनीति और समाज के दोहरे मापदंडों पर एक बहुत ही सटीक टिप्पणी है। जब गांव का ही कोई व्यक्ति नेता बन जाता है तो कैसे वो अपनी जमीन से कट जाता है, इसे उन्होंने बहुत तीखेपन से उकेरा है। ये तो एक दो तरफा मार हो गई।
एक तरफ तो इंसान गांव छोड़ रहा है और दूसरी तरफ जो पुरानी निशानियां वहां बची हैं वो भी दम तोड़ रही हैं। लेख में एक पुरानी चक्की का जिक्र आता है जिसे जांद्रा कहा जाता है। जांद्रा सिर्फ एक पत्थर का उपकरण नहीं था, वो घर का एक ऐसा केंद्र था जहां माँ के पसीने की गंध और बच्चों की खिलकारियां एक साथ जुड़ती थी। गणियों लिखते हैं कि जब माँ काम में व्यस्त होती थी तो वो अक्सर अपना पैर उस चक्की के हत्थे से बांध लेती थी ताकि बच्चा खेलते हुए कहीं दूर न चला जाए। आज वो जांद्रा मौन है, कोई उस पर अनाज नहीं पीसता। और सिर्फ जांद्रा ही क्यों, नदियां तक इस महाविनाश का हिस्सा बन गई हैं। टिहरी डैम का जो प्रसंग लेख में आया है वो किसी को भी रुला सकता है। भागीरथी और भिलंगना नदियों का वो डूबना। गणिदा लिखते हैं कि कैसे भागीरथी एक डंडी के नीचे डूब गई और उसी के नीचे भिलंगना भी हमेशा के लिए मर गई। ये सिर्फ एक बांध के बनने की कहानी नहीं है। जब एक नदी डूबती है तो उसके साथ सदियों की पूरी सभ्यता दफन हो जाती है। सैकड़ों गांवों के लोकगीत, मेले और पीढ़ियों की यादें। गणिदा ने उस डूबते हुए इतिहास की चीख को सुना है और लगातार इस चीख को सुनना किसी भी रचनाकार को भीतर से तोड़ सकता है। लेकिन गणिदा टूटे नहीं। शायद इसकी वजह उनके जीवन में घटी एक ऐसी घटना है जिसने उनके नजरिए को पूरी तरह पलट दिया। 22 मार्च 2008 का वो दिन, जिसका वर्णन कैथेज जी ने अपने लेख में बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाले अंदाज में किया है। वो दिन सच में किसी भी इंसान के लिए एक दूसरा जन्म था। गणिदा देहरादून से पौड़ी जा रहे थे। देवप्रयाग के पास उस जीप का संतुलन बिगड़ा। एक बहुत ही डरावना दृश्य खींचा गया वहाँ। ड्राइवर ने अचानक सामने शिव की एक विशाल मूर्ति की पीठ देखी। घबराकर वाहन की गति बढ़ाई और अगले ही पल वो जीप गहरी खाई में जा गिरी। 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 7 जाने पलक झपकते ही खत्म। लेकिन गणिदा उस सीधी खड़ी चट्टान के सहारे किसी तरह फंस कर बच गए। लेख इसे महादेव की कृपा या उस त्रिनेत्र की पीठ का सहारा मानता है, क्योंकि जिस खड़ी चट्टान की बात हो रही है वहां भौतिक रूप से किसी के बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। जब कोई इंसान मौत को इतने करीब से छूकर वापस आता है तो उसके भीतर बहुत कुछ बदल जाता है। कई लोग ऐसे हादसों के बाद दुनिया से विरक्त हो जाते हैं, एकांत तलाशने लगते हैं। यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, लेकिन गणिदा ने विरक्ति का रास्ता नहीं चुना। बिल्कुल नहीं चुना। लेख में वो प्रसंग बहुत ही प्रेरणादायक है जब हादसे के बाद कोई उनका कुशल क्षेम पूछने आया और बहुत ही अपनेपन से सलाह दी कि गणिदा, अब ये दौड़ भाग कम कर दो, जीवन मिल गया है, अब आराम करो। और उनका जवाब क्या था? उन्होंने कहा, भाई साहब, दौड़ धूप नहीं होगी तो घर परिवार कैसे चलेगा? अगर सन्यासी होता तो एक जगह पालथी मार के बैठ जाता। लेकिन अगर गृहस्थ जीवन चुना है, समाज में रहना है, तो दहलीज से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। ये जवाब कोई साधारण बात नहीं है। ये जीवन को उसकी पूरी भागदौड़ के साथ स्वीकार करने का एक बहुत बड़ा संकल्प है। मौत को देखने के बाद वे जीवन से भागे नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को और भी ज्यादा मजबूती से गले लगा लिया। और शायद उसी दहलीज से बाहर निकलने की जिद ने उस दिलचस्प किस्से को जन्म दिया जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। उनका वो मशहूर झोला। जी हाँ। जब कठैत जी के लेख में मैंने पढ़ा कि गणिदा के कंधे पर हमेशा लटकने वाले उस झोले में क्या होता है, तो एक पल के लिए मुझे यकीन ही नहीं हुआ। एक डायरी और एक अतिरिक्त पैंट। डायरी तो समझ आती है, शब्दों का साधक है, विचार कभी भी आ सकते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा पैंट लेकर कौन चलता है? जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने जो जवाब दिया वो उनके पूरे व्यक्तित्व का निचोड़ है। उन्होंने कहा, वो इसलिए कि न जाने बीच में ही कहीं और की राह पकड़नी पड़े। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक ऐसे सिपाही का बयान है जो अपनी मातृभाषा और संस्कृति को बचाने के मोर्चे पर हर पल तैनात है। आम लोगों की तरह उनका जीवन किसी सीधे सपाट राजमार्ग पर नहीं चलता। उन्हें नहीं पता होता कि गढ़वाली भाषा के काम के सिलसिले में उन्हें अचानक किस ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर निकल जाना पड़े। और ये झोला उनके उसी अनथक सफर का साथी है। गणिदा केवल मंचों से विलाप करने वाले कवि नहीं है। लेख में उनके ठोस जमीनी काम का भी प्रमुखता से उल्लेख किया गया है। प्राथमिक विद्यालयों के लिए गढ़वाली भाषा में जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है उसमें उनकी भूमिका बेहद अहम रही है। ये कोई छोटा काम नहीं है। एक पूरी पीढ़ी को वापस उस भाषा से जोड़ना जो उनके घरों से गायब हो रही है। और गढ़वाली मासिक पत्रिका धाद कौन का सफल संपादन, अनुवाद का काम हो, संपादन हो या किसी संस्था के साथ परामर्शदाता के रूप में जुड़ना हो, गणिदा हमेशा एक नई राह पर चलने को तैयार रहते हैं। कठैत जी ने नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक उदाहरण भी दिया है। नेगी जी कहते हैं कि गणिदा का अपनी मातृभाषा के प्रति प्रेम उनके स्वभाव में बस चुका है।
वे गढ़वाली भाषा को सहारा देकर खड़ा करने वाले उन गिने चुने स्तंभों में से हैं जो बिना थके अपना काम कर रहे हैं। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को एक साथ रखकर देखें, पत्रकारिता के शुरुआती दिन, 27 साल का इंतजार, खंडहर होते गांव, डूबता इतिहास और मौत से वो साक्षात्कार, तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब ये है कि इतनी विसंगतियों और पलायन के दर्द के बावजूद गणिदा हताश नहीं है। लेख के अंत में उनकी पंक्तियां इस बात का प्रमाण हैं। बचिया रह जाएं लोग, बचिया रह जाएं गांव, जिसका सीधा सा अर्थ है बस बचे रहे लोग और बचे रहे गांव। ये दिखाती है कि ज्ञान और कला का सबसे बड़ा उद्देश्य उम्मीद जगाना और समाज को बचाना है। उम्मीद को जिंदा रखना। आज की इस गहन चर्चा और स्रोत सामग्री में हमने भौतिक पलायन की बहुत बात की। हमने उन घरों की बात की जो टूट रहे हैं, उन तालों की बात की जिन पर जंग लग रहा है, और उन आंगनों की बात की जिन पर बिच्छू घास ने कब्जा कर लिया है। लेकिन श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात है, जरा सोचिए, जब किसी भाषा का ही लोगों के दिमाग से पलायन हो जाए तब क्या होता है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या कोई भी संस्कृति सिर्फ किताबों और पन्नों के सहारे जीवित रह सकती है? खास तौर पे तब जब उन गीतों को गाने वाले आंगन ही हमेशा के लिए खाली हो गए हों। भाषाएं जमीन पर सांस लेती हैं। और अगर जमीन ही छूट गई तो क्या वो भाषा कभी अपनी जड़ों की तरफ लौट पाएगी, या फिर उसे बचाने के लिए हम सबको अपने झूले में एक एक्स्ट्रा पैंट रखकर किसी भी वक्त एक नए सफर पे निकलने के लिए तैयार रहना होगा? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारी ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।